नमस्कार। यूनिटी कृषि संवाद के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने मगध क्षेत्र के में कृषि से संबंधित चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमारे साथ दानिश मसरूर जी भी जुड़े हुए थे। अ, अभी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा यूनिटी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। यूनिटी रेपुरा दाऊद नगर की एक संस्था है जो उस क्षेत्र में समाज कल्याण का कार्य करती है। अभी तक यूनिटी ने 200 से अधिक ज़रूरतमंदों को वस्त्र वितरण किया है। 500 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य शिविरों के थ्रू इलाज करवाया है। 200 से ज़्यादा पौधे लगाए हैं हमने। और जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट था, अ, 4 दिन का इवेंट था यूनिटी रंग उत्सव, जिसमें 10,000 से अधिक दर्शकों ने 5 नाटकों का आनंद लिया था। इसमें पूरे देश के अलग अलग नाटक मंडली के लोग, एनएसडी के लोग भी आए थे उसमें मंचित करने। आज मैं मयंक कुमार यूनिटी न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ रहा हूँ। आज इस यूनिटी कृषि संवाद के दूसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मखाना सुपर फूड ऑफ बिहार के बारे में। हमारे साथ दो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। अ, दानिश मसरूर जी। दानिश मसरूर जी अ, जैव विविधता और विदेशी प्रजातियों के कृषि पर प्रभाव पर लंबे समय से शोध कार्य करते आ रहे हैं। इन्होंने लगभग 22 शोध पत्र प्रकाशित करने के साथ पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इन्होंने 2 साल के कार्य करते हुए युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य भी किया है। इन्हें 3 विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ये ग्लोबल यूथ बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क के बिहार राज्य समन्वयक होने के साथ साथ IUCN के 3 कमीशन के सदस्य भी हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं विकास संस्थान के संचालक समिति के सदस्य भी हैं। दानिश मसरूर जी इस कार्यक्रम का संचालन भी करेंगे और विद्यापति झा से सर से बात करेंगे। विद्यापति झा। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यापति झा जी। विद्यानाथ झा विद्यानाथ झा सर, विद्यानाथ अच्छा झा सर, सर का पूरा नाम है। विद्यानाथ झा सर आज हमारे विशेष अतिथि हैं इस कार्यक्रम के। रिटायर्ड प्रोफेसर बोटनी विभाग के LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में प्रोफेसर थे। इन्होंने 3 पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें 2 पुस्तकें मखाना पे डायरेक्टली फोकस्ड थी। इन्होंने 100 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 150 से ज़्यादा प्रसिद्ध आर्टिकल का प्रकाशन भी किया है। सर मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड भी हैं बायो जर्नल बायोग्लोबिया एनाल्स ऑफ प्लांट साइंसेस के। इन्हें कई फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया है, जिसमें जो लेटेस्ट अवार्ड्स में से कुछ ये हैं: प्रोफेसर P सेन शर्मा मेडल ऑफ सोसाइटी फॉर एंथ्रोपोटानिस्ट और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल एंड लीडरशिप अवार्ड ड्यूरिंग 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल हेल्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। इनको फरवरी 2020 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी नमस्कार। अभी मैं दानिश मसरूर जी से निवेदन करूंगा कि इस कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाएं। जी सर,
आज इस कृषि से संबंधित बातचीत में हमारी दूसरी कड़ी है और सर ने मखाना के शोध, मखाना के अध्ययन पर बहुत लंबा समय गुजारा है, कई पुस्तकें लिखी हैं, सैकड़ों शोध किए हैं। तो कुछ बातें जो हैं हम सर से पूछना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बिहार जो है पूरे मखाना प्रोडक्शन का लगभग 80% भाग उत्पादन करता है। तो सर आप हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताएं कि मखाना के उत्पादन की जो झलक है, मखाना उत्पादन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे कैसे बेसिक्स इक्विपमेंट्स या बेसिक नीड्स क्या हैं, क्या जो मूल जो जरूरतें हैं वो क्या हैं, और किस किस क्षेत्र में मखाना का उत्पादन किया जा सकता है? देखिए, ये स्टैग्नेंट वाटर में होता है, फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर, मतलब मीठे पानी में, और जहां पानी स्थिर है। ये बहते हुए पानी में, नदियों में नहीं होता है। हाँ, नदियों में जब धारा रुक जाती है, ठहर जाती है, फिर उसमें हो सकता है। तो ये खास करके आपको दरभंगा, अभी का जो दरभंगा कमिश्नरी है, उसके दरभंगा और मधुबनी जिले हैं, और फिर उधर चले जाइए आप कोशी रीजन में, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल के जिले हैं, और फिर पुराना जो पूर्णिया डिवीजन है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, और फिर उधर थोड़ा बहुत आपको सीतामढ़ी में, और फिर थोड़ा चंपारण में ये इसकी खेती होती है। तो हम मिला जुला करके, और ये ज्वाइनिंग एरिया है नेपाल का, इन बिटवीन कोशी और बागमती, इसके बीच में ये मखाने की खेती होती है। और खास करके नॉन कैलकेरियस जो सॉइल है, चूना रहित मिट्टी, उसको अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो ये खेती हुई मिथिला क्षेत्र में, लेकिन इसका जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो पूरे हिमालयन पैच में पाया जाता है। आप उधर कश्मीर की जो झीलें हैं, टेम्परेट लेक्स, वहां से स्टार्ट करके वहां उसको जुआर बोलते हैं, वो ऑफकोर्स वहां वाइल्ड है। और वहां से आप चले जाइए सीधे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में आपको मणिपुर की जो झीलें हैं, खास करके ये आपको लोकटक झील है, या और भी जो वाटर बॉडीज हैं, सब जगह स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज में इसका वाइल्ड पॉपुलेशन पाया जाता है। ऑफ कोर्स इसका जो कल्टीवेशन है, दैट इज लोकलाइज्ड इन अबाउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिथिला एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार, और ये स्थिर पानी में होता है। और एक बार जब है, यहाँ पर कि मखाना लगा दिया गया, अभी अब उसका समय आ रहा है जनवरी फरवरी, एक बार जब लगा दिया गया तो फिर उसमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती है। और नई जगह पर, नए वाटर बॉडीज में यदि इसको लगाना हो तो फिर हम या तो मोस्टली हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करके एक जगह दूसरी जगह लगाते हैं, जैसे धान को किया जाता है। लेकिन एक बार जब हो गया तो फिर ये आपको लोटस की तरह पेरेनियल है, ये भी, इसका भी बेसिक नेचर पेरेनियल है। एक बार लगा देने पर ये रहता है चालू। लेकिन चूंकि इसका जो पूरा प्लांट है वो, उसमें हार्ड स्पाइन्स होते हैं जो कि हैंडल करने में बहुत कठिन होता है। और यहाँ का जो मछुआ पॉपुलेशन है, मल्लाह लोग जो हैं, वो इसमें फॉर जनरेशंस टुगेदर वो इस काम को करते आए हैं, और उसमें वो सिद्धस्त हैं। और आज भी जहां पर, जैसे मान लीजिए ये पश्चिम बंगाल का इलाका है, मालदा का इलाका है, या फिर आपको असम में होता है, तो ये जाते हैं हमारी। इवन आपको मिथिला में भी जो उधर पूर्णिया वाला इलाका है, वहां भी इसका जो हार्वेस्ट है, पानी में गोता लगा करके, झाड़ू लगा करके इसको निकाला जाता है। तो उसको करने के लिए भी दरभंगा मधुबनी के जो हमारे मछुआरे भाई हैं, जो मछली भी करते हैं और ये मखाना भी करते हैं, उनको सिद्धता प्राप्त है, और वो जाते हैं बिहार के भीतर भी और बिहार के बाहर भी। तो इस तरह मोटा मोटी ये इसकी साइकिल है। और हम कोसी से लेकर के कमला तक इधर में इसकी आमतौर पर खेती होती है, स्थिर पानी वाले जलाशयों में। आमतौर पर पहले इसको 4 से 5 फीट पानी इसके लिए जरूरत होती थी। ये पोखरों में होता था आमतौर पर, लेकिन अब तो जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, उसके कारण अब ये इट हैज नाउ बिकम ए क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप। खास करके 1.5 से 2 फीट पानी में भी अब इसकी खेती, जैसा पहले कोसी के इलाके में होती थी, उसी तरह से अब दरभंगा मधुबनी में भी होने लगी है पिछले 2-3 सालों से। सर, तो क्या यानी जैसे बिहार के अन्य भागों में सिंघाड़ा की खेती की जाती है,
वो क्या इस तरह से बिहार के अन्य भागों में सिंघाड़ा को छोड़कर मखाने की खेती नहीं की जा सकती है? क्योंकि हाँ ये मखाना तो बहुत उच्च कीमत की एक बिकने वाली सामग्री है। तो हाँ, क्या ये हाँ, पॉसिबिलिटी है, और अगर है तो किस नस्ल या हाँ, किस किस्म की परंपरागत पौधे तौर लगाए पर जाने चाहिए या सीड्स लगाए जाने? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, परंपरागत तौर पर तो ये नॉन कैलकेरियस सॉइल में इसकी खेती होती है। लेकिन अब जो मैंडेट है कि इसका प्रोडक्शन और इसकी प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाना है, क्योंकि मखाने का हाई डिमांड है सब जगह। नाउ इट हैज बिकम ग्लोबल इन इट्स डिमांड। और खास करके कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद शरीर की जो इम्यूनो कैपेसिटी हमारी है, उसको बढ़ाने में इसका बहुत ही प्रोनाउंस्ड रोल है। तो उसको देखते हुए आपको लोगों ने समझा है किस तरह से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो अब इसकी जो डिमांड बढ़ गई है, तो अब ये मैंडेट है, धीरे धीरे ये मैंडेट के रूप में आ रहा है कि इसका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए, इसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाए। हमारे यहाँ 2 केंद्र हैं मखाना के। एक तो दरभंगा में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना है, ICAR सेटअप में। और दूसरा आपको भोला बसवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज आपको पूर्णिया में है, कस्बा में, जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो ये जो दोनों सेंटर है, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो इसमें लगे हुए हैं। और चूंकि ये समय की मांग है, तो जो हमारे वाटर लॉग्ड एरियाज हैं आउटसाइड द ट्रेडिशनल एरिया, जो 10 डिस्ट्रिक्ट है मिथिला के, इसके अतिरिक्त जो जैसे हमारे मुजफ्फरपुर बगल में इतनी वाटर लॉगिंग होती है, वहां मखाना नहीं होता है, बेगूसराय में नहीं होता है, सिवान में नहीं होता है। तो अब ये सब जगह इसको लोग ट्राई कर रहे हैं। इवन बिहार के बाहर भी आपको धमतरी, आपको ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, और भी हरियाणा के इलाके में सब जगह लोग अब इसको प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है पहली बार में खेती ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब इसका डेट्रिटस है वो काफी रिच होता है, और वो जब बनता है तो उसके बाद धीरे धीरे नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में भी इसकी खेती की काफी संभावना है। और चूंकि केंद्र सरकार, बिहार सरकार, सबका ये मैंडेट है, तो धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सर क्या जैसा कि आपने कहा कि सरकार का ये मैंडेट है, और कोरोना के बाद इसकी डिमांड भी बहुत अधिक बढ़ी है, मांग मार्केट में बढ़ी है। और अगर देख लें तो क्या गवर्नमेंट उसके नए जगहों पर कृषि कराने के लिए या कृषि के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी वगैरह, छूट वगैरह मुहैया करा रही है, ताकि जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनको इस बात की भी तो समझ हो कि हाँ, गवर्नमेंट से हमको या सरकार से हमको क्या लाभ मिल सकता है। हाँ, बिहार सरकार की योजना स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। मखाना विकास योजना के अंतर्गत 75% सब्सिडी मखाना के की खेती के लिए दी जा रही है। ये शुरू हो गया है, खास करके जो ट्रेडिशनल 10-12 जिले हैं उसमें तो हो ही रही है, और जगह भी ये मतलब यही तो कारण है बिहार सरकार ने जो सब्सिडी दी है इसको प्रमोट करने के लिए, इसका प्रोडक्शन प्रमोट करने के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे यह जोर पकड़ रहा है, इसकी खेती जोर पकड़ रही है। सर अगर बात कर ले मखाने पर, तो मखाना तो है एक सीड, लेकिन ड्राई फ्रूट की तरह यूज होता है। और क्या किस तरह के बाई प्रोडक्ट्स इससे आज के दौर में बनाए जा रहे हैं, ये अगर आप इसको थोड़ा सा विशेष रूप से, विस्तृत रूप से बताएं तो हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को जानकारी बढ़ जाए इसकी। हाँ, मैं स्पष्ट करूं। हाँ, मैं पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद स्लाइड्स दिखाऊंगा। नहीं सर, आप पहले स्लाइड्स दे दें, पहले आप स्लाइड्स को प्रेजेंट कर लें इन ब्रीफ, ताकि हम फिर विशेष बात आगे जो है सो आगे बढ़ा लें। तो चलो दिखाओ। हाँ ठीक है। स्लाइड्स में दिखा देता हूं। ये देखिए, असल में हाँ, एक सेकंड सर, आप बताइए कौन से अकाउंट से ज्वाइन किया है आपने, मतलब कौन से अकाउंट से स्लाइड शेयर कर रहे हो? विद्यानाथ झा। जी सेम अकाउंट से। ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं स्लाइड्स पहले दिखा देता हूँ। दिख रही है स्लाइड, पूछ लीजिए। हाँ, स्लाइड्स में शुरू करता हूँ।
ठीक है, हाँ हाँ जी 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 दिखाई पड़ रहा है ना? इज इट जी 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 सर, विजिबल विजिबल, दिस इज ठीक विजिबल एंड ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विथ आगे बढ़ो। योर मटेरियल। हाँ सर, इससे हाँ, ये देखिए, ये स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि मखाना को लेकर के कई सारी गलत फहमियां भी हैं। जिन लोगों ने मखाने के प्लांट्स को नहीं देखा है अपनी आंखों से, वो आमतौर पर समझते हैं कि ये लोटस का प्रोडक्ट है। लोटस का मतलब ऑफकोर्स वही फैमिली है, बोटेनिकल फैमिली निम्फिएसी। लेकिन ये यूरेल, इसको हम लोग इसका जो टेक्निकल नाम है दैट इज यूरेल फेरोक्स। और चूंकि मैं अभी आपको इसका प्लांट्स भी दिखाऊंगा, तो बाहर की दुनिया मखाने को इस रूप में जानती है, इसके व्हाइट पॉप्स के रूप में। आप देखिए, एडिबल पॉप्स ऑफ मखाना एज सोल्ड इन द मार्केट। नेक्स्ट वन। अब हाँ, ये देखिए, अभी जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें आप देखिए, पहली बार इसको मखाना को पॉपुलराइज किया गया है विदेशी मेहमानों के सामने। मखाना की खीर मिक्स बनाई गई है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ICAR के, डॉक्टर SN झा, श्याम नारायण झा जी, उन्होंने इसकी मशीन, पॉपिंग मशीन भी बनाई है। और तरह ही पायोनियर RK विश्वकर्मा जी के साथ, वहाँ जो सीफेट है लुधियाना में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इन लोगों ने मिल करके मखाने की मशीन बनाई, पॉपिंग मशीन, और भी तरह तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए, जो आपको मखाना खीर मिक्स आप इसमें देख रहे हैं पॉपुलराइज करने के लिए। नेक्स्ट वन। अब आइए मैं इसका प्लांट आपको दिखाता हूँ। मखाने के विषय में, ये हम लोगों के यहाँ जहाँ मखाना होता है, आप देखिए किस तरह इट हैज फ्राइटनिंग अपीयरेंस। और ग्रीक मिथक की देवी हैं यूरेल नाम की, उन्हीं पर ये आधारित है, इसलिए यूरेल फेरोक्स इसको बोलते हैं। और आप देखिए, पूरा शरीर इसका, पूरा बॉडी, एंटायर बॉडी इज हाईली स्ट्रीवन विथ पिन पॉइंटेड स्पाइंस एंड नोबडी कैन डेयर इंटर इनटू द पॉन्ड, मखाना पॉन्ड। इसीलिए जो इसके परंपरागत रूप से जो सिद्धस्थ किसान है, मछुआरे भाई, वो इसमें हैं, मतलब वो करते हैं, सारा काम हैंडल करते हैं। और लोटस चूंकि सब जगह होता है, अधिकांश जगहों पर होता है, ज्यादा लोगों ने लोटस का प्लांट देखा हुआ है, इसीलिए आमतौर पर गूगल में भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर्स में भी ये मिस्टेक देखने को मिलता है कि लोग समझते हैं कि ये लोटस का प्रोडक्ट है, जबकि ये लोटस प्रोडक्ट नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट प्लांट, सेपरेट प्लांट, यूरेल फेरोक्स। नेक्स्ट वन। Why is makhana so important? Urel ferox, which gives makhana, has a unique biology, great food value, high tremendous nutritional significance it has got therapeutic importance, इसीलिए हम लोग इसको अक्सर nutraceutical बोलते हैं। Makhana transforms the curse of waterlogging into a lucrative business. It possesses biotechnological significance. It has industrial significance. It may be used as an effective drug delivery system. जैसे हम लोग पान का उपयोग करते हैं बहुत सारी दवाओं को जहां पर उसकी जरूरत है शरीर में वहां तक पहुंचाने में, उसी तरह से मखाने को भी एक इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम माना गया है। Its cultivation permits symbiotic growth of certain fishes and enriches soil for other crops including barley, wheat, lentil, gram, etc. It addresses social issues and it deals with high religious and cultural rituals, oblations from birth to death. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं खास करके हमारा जो मछली मखाना का सिस्टम है, ये जो माल न्यूट्रिशन है, खास करके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, तो उसमें प्रोटीन की जरूरतों की पूर्ति करने का ये सबसे बड़ा अच्छा साधन है, माध्यम है। और मखाना का जो सिस्टम है उसमें आमतौर पर शुरू से ये बहुत ही रिच होता है डेट्रिटिवोरस फिशेज, खास करके नीचे में होते हैं सिंघी, मांगुर, कबई, बगैंची वगैरह वगैरह, जो कि एयर ब्रीदिंग है, जो ऊपर आके सांस लेते हैं, और नीचे दे आर डेट्रिटिवोरस बिकॉज इन मखाना सिस्टम नथिंग एक्सेप्ट सीड इज टेकन आउट, बाकी सब कुछ वहां नीचे रहता है। इसीलिए ये मछलियां जिनको हम लोग काली मछलियां कहते हैं वो इसमें होती हैं। लेकिन अब चूंकि मैंडेट है कि मछली का भी प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम मलाहों ने इजाद किया, आगे फिर साइंटिस्ट ने इसमें अपना इनपुट दिया। तो अब बीच में या फिर साइड में जगह छोड़ करके आपको कल्चर फिश जो है खास करके बाकी हमारा है उसको भी लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से बीच में जगह छोड़ते हैं या फिर साइड में जगह छोड़ते हैं, तो जो वाटर ब्रीथिंग फिशेज हैं वो इसमें आसानी से सर्वाइव करते हैं। इसीलिए ये जो मैंडेट है इसको भी लोग पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट वन।
अब आप देखिए किस तरह से मखाना लोग यूज करते हैं। अभी आपने प्रश्न किया कि ये ड्राई फ्रूट है। हाँ, एकदम से ड्राई फ्रूट है, लेकिन ये प्रकृति की विचित्रता है कि एन एक्वेटिक प्लांट प्रोवाइड्स ड्राई फ्रूट्स, और ये खास करके हमारे यहाँ स्नैक्स में और पंचमेवा जिसको बोलते हैं जी जी जी। ड्राई फ्रूट्स में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट वन, ये देखिए इसके बाद ये करामेलाइज्ड, इसको पागल मखाना पागल बोलते हैं। पागल का मतलब मेंटली अनसाउंड नहीं, पागल का मतलब जिसमें कि आग का इनपुट दिया गया है, पाक जी, से हुआ पाक। पागल, पाक से, जी। पाक से हुआ पागल। और ये खास करके हमारे यहाँ जो पुराने जो हमारे रिचुअल्स हैं उस वक्त में अब तो लोग नमक और वगैरह दे करके, लेकिन चीनी या फिर गुड़ दे करके जो बनाते हैं उसको मखाना पागल बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिशनल ये आइटम है। अब आइए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए मखाना के कितने तरह के ट्रेडिशनल और मॉडर्न रेसिपीज बन रहे हैं। बीच में है खीर, जो कि हम समझते हैं कि दीपावली के दिन, कोजागरा के दिन खास करके मखाना की खीर बनाई जाती है। और हमारे एरिया में, मिथिला एरिया में बीच का जो है आप देख रहे हैं इस तरह से खीर बनाई जाती है। लेकिन बाकी और सब जगह आप देखिए जिसमें कि बीच वाले में जो है उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि मखाना का लावा कहाँ है। पाउडर बना करके घी में भून करके तब इसका बनाया जाता है। लेकिन बाकी जगह होटलों में जो मखाने की खीर बनाई जाती है डेजर्ट, उसमें आपको ये इसका जो लावा है वो इंटैक्ट रहता है। और बाकी आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और उसके बाद आप आजकल मखाने की बर्फी बनाई जा रही है और रायता बनाया जा रहा है। तरह तरह का जो मार्केट डिमांड है उसी के अनुरूप ये सारी बातें हो रही है। नेक्स्ट वन, हाँ ये देखिए आप मखाना और खरबूजे के बीज की नई तरीके के लड्डू, वो भी बिना रिफाइंड। अब ये हमने लिया है न्यूज़पेपर से। अब देखिए तरह कितने तरह का ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोग कर रहे हैं और तरह तरह के उत्पाद बना रहे हैं। नेक्स्ट वन, ये देखिए ये जैसा कि हमने आपको कहा है यूडेल फेरोक, ये रूटेड फ्लोटिंग मैक्रोफाइट नीचे जड़ रहती है और ये फ्लोटिंग प्लांट होता है और कई सारे ह्यूमन एलिमेंट्स में इसका उपयोग होता है। इट इज ए प्रोनाउंस्ड इम्यूनो बूस्टर। और पैंडेमिक के बाद आपको, चलो नेक्स्ट वन, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत भी सरकार इसको प्रमोट कर रही है। ये हम लोगों की किताब है जो ICAR से आई हुई है, मखाना 2003 में। नेक्स्ट वन, ये अब देखिए ये फिगर आपको दिखा रहा है किस तरह से अब खेत में इसकी खेती हो रही है। ये आपको लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, पोखरा इसको साफ भी कर रहे हैं खेत को। नेक्स्ट वन, ये देखिए बासमती राइस एंड हम्बुल मखाना ऑन ग्लोबल प्लेटर फॉर G20 चीफ स्पाउसेस। अब बासमती राइस के साथ मखाना भी यहाँ पर किया गया है। बासमती चावल और मखाना लुभाएंगे मेहमानों का दिल। इसको पॉपुलराइज करने के लिए ऑल एवेन्यूज आर बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट, हाँ दरभंगा एयरपोर्ट पर मिलेंगे मखाना के 22 प्रकार के व्यंजन। आप देखिए किस तरह के डेरिवेटिव्स, प्रिपरेशंस, क्विज़िन्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, हाँ हवाई अड्डा समेत 10 जगहों पर जून से लगेंगे मखाना के स्टॉल। अब जहां कहीं भी वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी लोग इसको लगा रहे हैं ताकि ये पॉपुलराइज हो, बाहर इसका डिमांड बढ़े। नेक्स्ट वन, ये देखिए न्यूट्रिशनल एंड थेराप्यूटिक वैल्यूज, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है मखाना खास करके इसमें करीब 10 से लेकर 12% प्रोटीन है और वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, जिसका कि एसेंशियल अमीनो एसिड इंडेक्स जो है वो 90 के आसपास है, जो इसको मछली और मखाने के समकक्ष, मछली के समकक्ष बनाता है, मांस के समकक्ष बनाता है। एंड इट इज ऑलमोस्ट फैटलेस। और यही काम है, यही कारण है कि विदेशों में जहाँ ज्यादा लोग ओबेसिटी से ग्रस्त हैं वहाँ इसकी हाई डिमांड है। नॉन फैट डाइट। और इसका जो स्टार्च है इट हैज गॉट ए डायमेंशन ऑफ 1 to 3 और 5 माइक्रोन्स, तो ये भी फाइन क्वालिटी ऑफ स्टार्च इसको बनाता है। एंड बिसाइड्स बहुत सारे मिनरल्स इसमें होते हैं, इसलिए इसकी हाई डिमांड है। नेक्स्ट, ये न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज इसकी है, किस तरह से आप देख रहे हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड इंडेक्स के बारे में हमने बताया, केमिकल स्कोर के बारे में बताया। इसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो आपको 50-55 के आसपास है। इसका मतलब है कि वी कैन यूज इट एज सप्लीमेंट्री डाइट। नेक्स्ट वन, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोगों ने ये किया था और इसके बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस देश विदेश में बनाए जा रहे हैं, अपने देश में भी और देश के बाहर भी। नेक्स्ट वन, बहुत सारे पेटेंट्स भी इसके ग्रांट हुए हैं। एक तो इसकी मशीन के ऊपर, फिर इसको किस तरह से हैंडल किया जाए और फिर इस तरह से मखाना इंस्टेंट खीर मिक्स और भी तरह तरह के उत्पाद
जिन पर कि देश विदेश सब जगह, चाइना, जापान, इंडिया, सब जगह इसके तरह तरह के पेटेंट्स इसमें ऑब्टेन किए गए हैं। नेक्स्ट वन। और इस तरह से आप देखिए, मखाना हैज अट्रैक्टेड ए ग्लोबल अटेंशन ऑन अकाउंट ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दैट हैव come to light in recent years. It has been found to have low glycemic index. ये देखिए एक काम हुआ है जिसमें कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत कम है, तो ये भी एक कारण है जो पहले लोगों को पता नहीं था, बट रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स हैव फाउंड इट आउट। और बहुत सारे आपको जो कंपाउंड भी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बीटा कैप्राइलेट कंपाउंड भी आइसोलेट किया गया है जो कि इसके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कारण है। नेक्स्ट वन। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें भरी पड़ी हैं। ये देखिए, ये आपका मखाने का सीड कोट है। और आजकल तो वेस्ट यूटिलाइजेशन, खास करके एग्रीकल्चरल सो कॉल्ड वेस्ट से हम तरह तरह के की चीजें हम बना रहे हैं। सीड कोट ऑफ यूरियल फेरॉक्स दैट इज सिंपली यूज्ड एज फ्यूल ड्यूरिंग पॉप मेकिंग हैज बीन फाउंड टू बी हेपेटोप्रोटेक्टिव। एज सच देयर इज a need to explore it in detail for its drug potentials। ये तो एक फैक्टर है, इसके बहुत सारे और भी बहुत सारे पेपर्स इस पे आ रहे हैं जो कि बताते हैं ये इसको हम लोग सिंपली इसको हम चला दें ड्यूरिंग पॉप मेकिंग। दिस इज नॉट ए वाइज स्टेप। नेक्स्ट वन। अब ये देखिए आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, ये वर्क रिपोर्टिंग है कि किस तरह से हमारा जो लोटस है, नेलंबो है, इसको आपको सिंबल ऑफ आपको एटर्निटी माना गया है। और ये एक ऐसा पोखड़ा है जिसमें कि मखाना होता था और किसी कारण बस वो सेटल नहीं हुआ, तो इसमें दिस नेलंबो लोटस केम अप ऑन इट्स ओन। ये पहले इसमें इसका मतलब है कि पहले डिकेड्स गो इसमें मखाना इसमें लोटस होता था और किसी कारण बस जब इसमें मखाना होने लगा और एक बार जो सेटल नहीं हुआ, लोटस हैज अगेन कम अप, इट हैज कम अप ऑन इट्स ओन। तो इसका मतलब है कि ये एक ही फैमिली के जो दो प्लांट्स हैं, दोनों पेरेनियल हैं। और मखाने को चूंकि हम लोग पेरेनियल रहने नहीं देते हैं, इसको हार्वेस्ट करने के लिए सारा मखाना हम निकाल लेते हैं, सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और लोटस चूंकि इसका राइजोम बहुत नीचे तक होता है, वो रहता है और जब इसको मौका मिलता है इट कम्स अप। नेक्स्ट। ये देखिए, ये इसमें आप देखिए कि एक मखाने के प्लांट में 10 से लेके 12 लीव्स एक साथ आपको आ रहे हैं। This is not an ideal situation. Figure shows a water pocket adjacent to the famous Rajokhar tank in the village Keuti, जहाँ मेरा गांव है। और इसमें आप देखिए कि आपको लास्ट ईयर चूंकि ये हार्वेस्ट इसका हो नहीं सका, एकाएक इसका प्राइस डाउन हो गया, तो लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, इसका हार्वेस्ट नहीं करवाया। नेक्स्ट वन। तो मार्केट भी इस पे ये मतलब डिसाइड करता है। मखाना एज ए व्हीकल ऑफ ड्रग डिलीवरी। सर, अगर मार्केट की बात करें तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि मखाना तो स्टोर किया जा सकता है, स्टोरिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर इतनी महंगी फसल है मखाना की और इतना न्यूट्रिटिव वैल्यू है, अगर इतना पोषक तत्व है उसमें और देश विदेशों तक इसकी बहुत ज्यादा बिक्री भी है और मांग भी है, तो आखिर क्या वजह है कि इसकी कीमतें गिरने की क्या वजह है? नहीं, मार्केट बिग बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है, बिग बिजनेस, वो इसका सारा मार्केट कंट्रोल कर लेते हैं। सीड्स को जमा करके रख लेते हैं इन्वेस्ट करके, और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक ये धीरे धीरे उससे लाभा बनाते हैं। इसका रॉ सीड जो है बहुत दिनों तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसका जो पॉप है उसको हम स्टोर करते हैं, लेकिन उसमें भी फिर स्टोरेज जो इंसेक्ट हैं उनका ये खतरा बना रहता है, इसीलिए बहुत लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। ये सुविधा है भी नहीं। अब सरकार ये सुविधाएं पहुंचा रही है, प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसको हम रॉ सीड के रूप में बहुत दिनों तक तो नहीं। ये जब निकाल लिया जाता है इसमें इतना मॉइस्चर होता है कि ये सीड्स स्टार्ट जर्मिनेटिंग, और एक बार जब जर्मिनेट करने लगा तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो आ जाते हैं। पॉप्स में, पॉप के फॉर्म में हम कुछ दिन इसको जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके भी अपने खतरे हैं। ये है इसके साथ बात। सर एक छोटी सी यानी मेरी सवाल ये भी है कि अगर बात करें किसानों के पक्ष में, क्योंकि हम हमेशा किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को डेवलप विकसित करने की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने देखा है पिछले जितने भी ये हैं सर्वेज हैं, जैसे 250 करोड़ रुपया अगर किसान एक साल का पाता है मखाना उत्पादन करके,
लेकिन अगर देखें बिजनेस टाइकून को, तो बिजनेस टाइकून यानी टोटल मखाना मार्केट है 550 करोड़ रुपए का, भारत का एक साल का, और किसानों को मिल रहा है 250 करोड़ रुपया, जिसमें उनकी लागत भी है, मेहनत भी है, परिश्रम भी है, तब उन्हें 250 करोड़ मिल रहा है। और जो बिजनेस टाइकून है वो सिर्फ किसान से मार्केट तक पहुंचाने में एक साल के 300 करोड़ रुपया मुनाफा कमा रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि यानी किसान को सही कीमत नहीं मिल पा रही है और सारा मुनाफा जो है, अधिक से अधिक मुनाफा बिजनेस टाइकून्स को चला जा रहा है? ये मिडिल मैन, दे हैव देयर रोल, शुरू से लेकर अंत तक मिडिल मैन का रोल इसमें होता है। और ये जो एक्चुअल जो मखाना उत्पादक किसान हैं वो बहुत छोटे किसान हैं, जो अपनी पूंजी नहीं भी इसमें लगाते हैं और ज्यादा मछुआ हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अब सीफेट आपको लुधियाना, जहां पर कि इसकी मशीन इजाद की गई है, वहां अभी जो NRC हमारा है वो सीफेट से अटैच्ड भी है, वहां वो मशीन काफी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो ये भी खबर है कि जो बिग बिजनेस हैं वो यहाँ से सीड कलेक्ट करके और वहां पॉपिंग करवा रहे हैं। इस इलाके में मशीनें आई हैं, लेकिन मशीनें ठीक से बहुत परफेक्टली काम नहीं कर रही हैं। और जो छोटे किसान हैं उनको ये लगता है कि ये किसी न किसी तरह से हमारी जो जीविका है। सर, तो क्या मशीन जो बनाई गई है, सर मेरा प्रश्न ये है आपसे कि मशीन जो बनाई गई है, सर पहले एक छोटी सी सवाल है कि क्या वो छोटे किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है? क्या छोटे किसानों के लिए बनी है या बड़े स्तर के लिए बनी है? आज 20-25 साल से इजाद की जा रही थी, झा और विश्वकर्मा साहब ने इसको किया था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 3-4-5 तरह के मतलब करने के बाद, स्टेप्स के बाद अब ये करीब परफेक्ट हो गई है। लेकिन मशीन में आपको काफी लागत लगती है, सारे छोटे छोटे किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और परंपरागत ढंग से जो वो लावा फोड़ने का काम करते आ रहे हैं, लावा बनाने का, पॉपिंग का काम करने आ रहे हैं, तो उसमें वो महारत है उनको। वो चाहते बहुत भीतर से, ये चाहते भी नहीं है कि मशीन का इसमें इंटरप्शन हो, लेकिन जो दुनिया जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है, हम इसको परंपरागत ढंग से नहीं कर सकते हैं इसको। और ये भी है कि इसका जो हार्वेस्ट है काफी आपको कम्बरसम है, गोता लगा करके ये हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए भी है कि उसमें भी टेक्निकल इंटरवेंशन किया जाए। लेकिन ये सारी चीजें मैं समझता हूँ अभी उसका बहुत क्या कहिएगा, विलिंगली लोग अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सर एक चीज और है कि जब मान लिया जाए हर चीज में कुछ ना कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, अनुवांशिक रूपांतरण करके फसलों को अच्छा किया जा रहा है, तो अगर देखें हर जगह कांटेदार पौधों को तो लगाना लोग चाहेंगे नहीं, और जो कि मखाने के पौधे, जैसा कि आपने कहा कि पूरे शरीर पर महीन स्पाइन्स होते हैं, महीन कांटे होते हैं, तो क्या अभी तक कोई ऐसी ब्रीड या कोई ऐसी प्रजाति नहीं तैयार की गई कि जिसमें कांटे न हो, ताकि वो कोई भी किसान उसको लगा सके? मैं बताऊं, मैं पिछले 4 दशकों से इस प्लांट के साथ लगा हुआ हूँ। पहले तो लोग इसको क्रॉप के रूप में भी रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं थे। नहीं, जी सर, आपने एक बहुत लंबे समय से मखाना के लिए लड़ाई लड़ी है, और मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित। लोग तैयार नहीं थे मानने के लिए, लेकिन ये तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, और ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का सीधा मतलब है कि कोई भी वस्तु जिसमें थोड़ा भी वर्थ है, थोड़ी भी प्रॉपर्टी है, बहुत दिनों तक आप उसको मतलब बिना वो अनरिपोर्टेड दुनिया के सामने आए बिना वो रह नहीं सकती। तो मखाना के साथ भी ये बात है, मखाना के साथ भी यही बात है। और यहाँ का जो वाटर बॉडीज हैं वो ज्यादा सूटेड है इसके ग्रोथ के लिए, इसीलिए कितना भी कम्बरसम हो, कितना भी ट्रबलसम हो, लोग इसकी खेती करते हैं, क्योंकि वो हाई ये मतलब आमदनी के तौर पर ये काफी हमें डिविडेंड देता है, इसीलिए ये सूटेड है। और आज से नहीं, मैं समझता हूँ कि सदियों से इसकी खेती हमारे इलाके में होती आ रही है, पूरे हम समझते हैं कि हिमालयन पैच में, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में। सो ये या तो वाइल्ड फॉर्म में या नहीं तो फिर कल्टिवेटेड फॉर्म में ये है, ये एरिया इसके लिए अनुकूलित है आपको, तो इसीलिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लोग इसको करते आ रहे हैं, आगे करते रहेंगे। हाँ, जहां तक रही कि इम्प्रूव्ड वेराइटीज की बात रही, तो मखाने में हमने सुना है कि चाइना में स्पाइनलेस वेराइटी डेवलप हुई है, लेकिन वहां का जो रिसर्च है वो ठीक से मतलब अंग्रेजी के जर्नलों में तो ठीक से आता भी नहीं है ना। तो ये सुनी सुनाई बात है, लेकिन यदि ये ऐसा हुआ है और उसमें रिपोर्ट में थोड़ा भी
में दम है तो ये धीरे धीरे ये बात आवेगी। जहां तक इसी के साथ जो दूसरी क्रॉप है हमारी सिंघाड़ा की, तो उसमें तो लोगों ने स्पाइनलेस वेराइटी डेवलप कर ली है, वो कर ली है। पहले 4 कांटा वाला होता था, उसके बाद मतलब क्वाड्री स्पाइनोसा, ट्रापा नेटन्स वेराइटी क्वाड्री स्पाइनोसा, फिर ट्रापा नेटन्स वेराइटी बाई स्पाइनोसा, और अब हम समझते हैं कि पूरी तरह से स्पाइनलेस वेराइटी सिंघाड़े की आ गई है। मखाने में भी समय लगेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्रॉप है, इसको कल्टीवेट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मैं समझता हूं कि इसमें अभी जेनेटिक इंप्रूवमेंट, हाँ 2 वेराइटी तो डेवलप कर ली गई है। एक वेराइटी स्वर्ण वैदेही जो कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना आपको दरभंगा ने किया है, लोकेंद्र कुमार जी और लोग सब लोगों ने मिल करके। और दूसरी वेराइटी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सबौर की, उसके अंदर में जो पूर्णिया का एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां फिर वो दूसरी वेराइटी डेवलप की गई है, सबौर मखाना 1। और अभी तो बीच में आपको इसकी जीआई टैगिंग भी हुई है। ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, धीरे धीरे सारे डेवलपमेंट हो रहा है। जी, रफ्तार थोड़ी धीमी है लेकिन विकास हो रहा है। और जब चाइना विकसित कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? हाँ, हम उम्मीद करते हैं जी जी जी। अब तो अगर मेरा मानना यह है, जी मेरा मानना यह है कि अगर कांटों की समस्या खत्म हो जाए तो हो सकता है सिंघाड़ा को ये फसल मात देकर उससे कहीं आगे निकल जाए, क्योंकि जो किसान इसके लिए कौशल रखते हैं उसको उपजाने का, वही इसका रिस्क ले सकते हैं। नए किसान स्पाइन वाले फसल को नहीं सरवाइव उसके साथ प्रोडक्ट कर पाएंगे। और अगर स्पाइनलेस ब्रीड आ गई तो हो सकता है पूरे भारत में इसकी खेती तेज हो जाए। ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, स्पाइन का होना भी अपने आप में एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। ये क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम फोरेजिंग, हाँ ये फोरेजिंग से प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक दिन की तो बात है नहीं। इट विल टेक इयर्स एंड इयर्स टुगेदर, डिकेड्स एंड डिकेड्स टुगेदर। सर, तो क्या जैसे मगध जैसे इलाकों में तो पानी की बहुत कमी है, तो इस इलाकों में तो संभावना ही नहीं बनती है कि हम उसकी खेती कर सकते हैं, या फिर हो सकता है जैसे धान वान के साथ भी खेती की जानी संभव है क्या इसकी? हाँ, धान का जो हैबिटेट है, मखाने का भी वही हैबिटेट है, मखाने का भी वही हैबिटेट है। खास करके डीप वाटर पैडी जिसको हम बोलते हैं, जिन इलाकों में वाटर लॉगिंग होती है, जिन इलाकों में होती है, आपको अब तो ठेहुना भर पानी जिसको बोलते हैं, 1.5 से 2 फीट पानी में भी इसकी खेती हो रही है, लोगों ने करना शुरू कर दिया है। इसीलिए वो सभी इलाके जहां थोड़ा भी पानी है, पानी लगता है और ये स्टैग्नेट करता है, उन सभी इलाकों में मखाने की खेती की काफी संभावना है। सर, तो यानी इस पर विशेष आगे कुछ और जानकारी आपसे हमारे दर्शक यानी चाहेंगे? स्लाइड में दिखा देता हूँ। हाँ, चलिए उसके बाद जल्दी मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आगे। हाँ, ये देखिए किस तरह से ये बंड तैयार किया जा रहा है कम पानी में मखाने की खेती के लिए। नेक्स्ट वन तेजी से दिखाओ। हाँ, ये देखिए किस तरह से अब वुमेन हैव गॉट ए रोल। खास करके पहले महिलाओं का रोल केवल लावा बनाने में होता था, और लेकिन जब से ये रेसिलिएंट, क्लाइमेट रेसिलिएंट ये मखाने की खेती होने लगी है, इसके ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में महिलाओं का रोल है जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखिए, चलिए बढ़ाते चलो। हाँ, ये देखिए हाँ, ये देखिए किस तरह से ट्रक पर ये मखाने का जो प्लांट है वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए इसको निकाला जा रहा है। अब हाँ, ये देखिए, अब आप यहाँ आकर के देखिए जिन लोगों ने मखाने का कैसे ये हार्वेस्ट होता है। अब ये देखिए गाजा है, इसको बोलते हैं, आपको बैम्बू यूटेंसिल कह सकता है, आपको बैम्बू अप्लायंस, और यही मखाने, ये आपको साइज का थोड़ा सा अंतर होता है। मछली मारने के लिए भी ये गाजे का प्रयोग होता है, और इस तरह के रॉ सीड्स है। आप देखिए किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन। अब इसके बाद देखिए किस तरह से परंपरागत रूप से आज भी लावा किस तरह से बनाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन। हाँ, ये देखिए अब किस तरह से मखाने का पॉप बाजार में ये बिक रहा है। अब ये देखिए पानी, सबसे मेजर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो पानी है। पानी, वैसे तो बिना पानी के कोई भी फसल नहीं होती है, लेकिन ये पूरी तरह से पानी की फसल है। और आप देखिए किस तरह से द लीव्स हैव गॉट वर्चुअली चार्ड, पानी के अभाव में ये पत्तियां एक तरफ से जल गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। अब पानी का यदि सप्लाई इंश्योर कर दिया जाए, है ना, तो फिर इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको कृषि विज्ञान केंद्र में जाले में, दरभंगा जिला का है, वहां ये डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है।
नेक्स्ट वन। अब हमारे मखाने में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, और ये देखिए आइडिया आई कैन कैटेगरी से स्टार्टअप के लिए सम्मानित हुए श्रवण और रुचि। हमारे यहाँ श्रवण कुमार राय जी हैं, MBA मखाना के नाम से, उनकी पत्नी है रुचि जी, और ये सभी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं और लुक्रेटिव जॉब छोड़ करके मखाने के फील्ड में आए हैं, एंड दे हैव क्रिएटेड ए हिस्ट्री। नेक्स्ट वन। अभी आपको गोरखपुर महोत्सव में मिथिला के मखाना की खीर, वो बर्फी की धूम, ये सारा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और श्रवण जी हमारे बहुत ही इसमें आगे हैं। सहरसा में खोला जाएगा जीविका का पहला मखाना उद्योग। नेक्स्ट वन। ये देखिए दरभंगा के DM हैं, और ये साहनी है, अर्चना साहनी जी, उनको ये अवार्ड कर रहे हैं, उसी ग्रुप से आती हैं, और ये फुल फ्लेजेड एंटरप्रेन्योर हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके। ये देखिए यूपी के चीफ मिनिस्टर गोरखपुर के स्टॉल पर, दोनों हस्बैंड वाइफ श्रवण जी और रुचि जी हैं। नेक्स्ट वन। बार बार उनको बुलाया जाता है। नेक्स्ट, तरह तरह के आइटम्स जो आजकल मार्केट का डिमांड है उसके हिसाब से ये बना रहे हैं MBA मखाना वाला। आप देखिए डोसा और जो भी है आजकल मखाना, हाँ मखाना डोसा। हाँ चलो आगे बढ़ो, और भी जो है प्रोडक्ट्स। अब ये आपको मखाने का पराठा, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नाम आपने सुना होगा, CAC सुनीता नारायण जी हैं, वहां पर उनके इसमें अब देखिए किस तरह से मखाने का पराठा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन। अब ये देखिए परंपरागत रूप से ये महिला मछुआरी ने है, ये देखिए किस तरह से इसके रॉ सीड्स को ये सुखा रही हैं। नेक्स्ट वन। ये देखिए बढ़ाते चलो लबा बन रहा है। सर एक मिनट पिछली स्लाइड पे मैं थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है, बेसिक नीड है। मखाना को भूंज के जो तोड़ा जा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई यानी उसको भूंजने के लिए, यानी उसके लिए कोई छोटी मशीन, जैसे चूड़ा में पहले होता था कि भूंज के उसके बाद उसकी कुटाई होती थी, लेकिन उसके लिए एक छोटी मशीन आ गई चूड़े को भूंजने के लिए, जो यानी हर लोकल लेवल पे लोग अफोर्ड कर सकते थे। तो क्या इस तरह की कोई मशीनें नहीं है जो स्मॉल स्केल फार्मर को, छोटे किसानों को देख के? अभी मैं आगे जो मशीन बनी है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो वही बात है, छोटे जो हमारे मखाना के कृषक हैं उनको ये सुविधा खंड में तोड़ के उपलब्ध कराई जाए, इसकी जरूरत है, तब इसको ये अडॉप्ट करेंगे। अदरवाइज समझते हैं कि हमारे जीविका पर ये आघात है, ये भी मान के चलते हैं। तो आप देखिए जो सिचुएशन है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से लावा बनाने का काम कर रहे हैं, और इसकी प्रोसेसिंग जो है खास करके आपको लावा बनाने के पहले सीड को की प्रोसेसिंग की जाती है, उसको सुखाया जाता है, फिर उसको भुना जाता है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ो। जीरो हंगर के गोल ऑफ जीरो हंगर जो है उसमें अब ये देखिए तरह तरह की पैकेजिंग भी हो रही है, महिलाओं का यहाँ रोल है, दे आर डूइंग इट। नेक्स्ट वन। हाँ रैम्पेंट कंफ्यूजन और मखाना बीइंग ए प्रोडक्ट ऑफ लोटस, मैंने पहले ही इसको आपको कर दिया है क्लियर। ये आप देखिए किस तरह से ऊपर में मखाने, ये मतलब लोटस का फ्रूट है, ये कैसा दिखाई पड़ता है, और नीचे में आपको हमारा मखाने का फ्रूट है, कितना स्पाइनी है। आप ये देखिए, तो इस कंफ्यूजन को हटाने की जरूरत है। जनरली लोग समझते हैं आपको खड़ी बाबली जो दिल्ली का मार्केट है वहां भी लोग यही समझते हैं। अब ये देखिए मखाने के साथ, अब मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, दाहिने तरफ नेलम्बो निसिफेरा जो हमारा लोटस है वो दिखाई पड़ रहा है, बाएं तरफ हमारा यूरेल फेरोक्स है। आप ये मखाना जो है इसको देख रहे हैं, और बीच में मखाने का जो एशियाटिक कजन है, ये मतलब ये आपको विक्टोरिया है, और इसका एशियाटिक कजन यूरेल को कहा जाता है। और विक्टोरिया और यूरेल में अंतर आप देख लीजिए, ये मैच्योर होने पर भी इसकी पत्ती अपटर्न है, उठी हुई रहती है। कई जगह आप देखेंगे कि एक बच्चा बिठाया हुआ रहता है आपको विक्टोरिया के लीफ पे, तो जो अंतर है वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जी, कहीं कहीं ये जेंट लोटस के नाम से भी लोग जानते हैं उसको। हाँ लेकिन लोटस नहीं है, लोटस नहीं है, लेकिन कॉमनली लोग जेंट लोटस के नाम से जान लेते हैं। हाँ ये कंफ्यूजन है। ये आप देखिए किस तरह से डेहिस करने, इसका जो फ्रूट है वो फटता है, और फटने के बाद जो इसका एरिलेटेड सीड है, आप देखिए इसका एरिल भी जो है इसमें आपको लीची में हम लोग एरिल खाते हैं उसका, और मखाना में भी इसका जो एरिल है दैट प्रोवाइड्स फ्लोटेबिलिटी टू द सीड। 2-3-4 दिनों तक ये फ्लोट करता है, और तब आगे जाकर के वो नीचे बैठता है जहां से उसको बुहारा जाता है। अपने आप में एरिल भी आपको बहुत ही न्यूट्रिशियस है, उसको भी एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। माइग्रेशन ऑफ फिशिंग कम्युनिटी फॉर मखाना हार्वेस्ट एंड पॉपिंग प्रोसेस है। मैंने पहले ही शुरू में कह दिया कि दरभंगा मधुबनी के जो मछुआरे हैं वो आपको पूर्णिया कटिहार और फिर उधर आपको मालदा और फिर और जगह माइग्रेट करते हैं 3-4-6 महीने।
तो उसको वो उसका भी एक सोशल एस्पेक्ट है, दैट शुड आल्सो बी एड्रेस्ड। अब ये देखिए, अब ये मखाने की मशीन है जो कि सीफेट में बनाई है, झा साहब और विश्वकर्मा जी ने मिल करके, और इसके बाएं उसका सर्टिफिकेट है, खास करके। चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए मखाना जो है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ रिचुअल इन आवर एरिया विदाउट आपको क्या कहते हैं, मखाना पॉप्स। और ये देखिए गार्लैंड, मखाना पॉप्स का जो गार्लैंड बनाए हुए हैं, और यहाँ पर ये मंदिरों में काफी व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन। इसके बाद हम साइकिल इसकी चर्चा कर रहे हैं, कितना दिन आप देख सकते हैं इसको। ड्यूरेशन ऑफ मखाना क्रॉप इन पॉन्ड, ये दिसंबर जनवरी फरवरी से स्टार्ट करके ये अगस्त तक इसकी साइकिल होती है। ये बीच में आपको मार्च तक इसका यंग स्टेज होता है, उसके बाद इसका मैच्योर स्टेज होता है, उसके बाद इसकी हार्वेस्ट होती है खास करके अगस्त के बाद, अगस्त ऑनवर्ड्स। और बीच का जो 3-4 महीना होता है उसमें लोग या तो सिंघाड़ा कर लेते हैं, या नहीं तो फिर आपको मछली का जो जीरा वगैरह है वो कर लेते हैं। तो सालों भर दिस मखाना बॉडी इज यूटिलाइज्ड। नेक्स्ट वन। ये देखिए किस तरह से महिलाएं, मैंने पहले ही कहा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब ये देखिए जो 6 जिले, खास करके 6 जिले जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार और अररिया। ये अंडर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत ये 6 जिले चुने गए हैं, और 11 जिले ऐसे चुने गए हैं जिसमें ये जिले भी शामिल हैं कि उसको 75% सब्सिडी जो बात हो रही है देने के लिए, उसके लिए चुने गए हैं। और ये आपको मखाना इज द 5th एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ बिहार आफ्टर कतरनी राइस, शाही लीची, Maghi palm and Jardalu mango that has been recently accorded GI tagging on the application filed by Mrs. Vinita Singh, chairperson of Mithilanchal मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया। अभी रिसेंटली बहुत काफी जद्दोजहद के बाद इसको ये दिया गया है, GI टैगिंग मिली है। और 11 जिले खास करके दरभंगा, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और उधर फिर सीतामढ़ी और वेस्ट चंपारण, इनको चुना गया है मखाना डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर लोग थोड़ा सा उत्प्रेरित हों, मखाना की खेती करें। सर अब कुछ समय का भी ख्याल रखते हुए, जैसे 10 मिनट हमारा बाकी है, तो हम चाह रहे थे कि कुछ जी चाहे कुछ बातें हो जाए ताकि किसान जो है, मुख्य मुद्दा जो किसानों का है वो। कोढ़ा में 2.5 करोड़ की लागत से लगाई जाएगी मखाना प्रोसेसिंग यूनिट। ये सरकार भी बहुत दायरा बढ़ाते हुए मखाने की खेती से युवाओं को जोड़ने की आवश्यकता, लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जहां भी आपकी जमीन हो आप कर सकते हैं तो कीजिए। GI टैग मिलने से मखाना किसानों की आय में हुई वृद्धि। ये देखिए, उसके बाद आप ये किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। आपको मखाना पार्लर आपको एयरपोर्ट पे, स्टेशंस पे और जहां तहां लोग लगा रहे हैं, सरकार भी प्रमोट कर रही है हमारी जो। चलो आगे बढ़ो। हाँ ये देखिए मिथिला मखाना करके SFSC। अब हाँ बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखिए अभी जो चल रहा है, जो भार वगैरह जा रहा है, संदेश वगैरह जा रहा है कई जगह से, सीतामढ़ी से, दरभंगा से, जहां तहां से, पुनौरा से, अभी मखाने का आप देख रहे हैं। ये लोग तैयार करके अभी भेज रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। और भी है कुछ, और भी कुछ स्लाइड हो गया? तो स्लाइड्स तो हो गया, अब आप आगे पूछें। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में मिनिमम कॉस्ट क्या प्रिडिक्टेड है उस मखाना के उत्पादन को करने के लिए? वो तो अब उसके इकोनॉमिक्स पर जो लोग करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। इसके मखाना के इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर जो काम करते हैं वो लोग बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया। और हम चाहेंगे कि अगर कोई सवाल हो तो मयंक जी, क्या फेसबुक पेज पे कोई सवाल है पब्लिक्स के? फेसबुक पे मैं देख रहा था, काफी सारे सवालों का जवाब सर ने अपने स्लाइड्स के थ्रू दे ही दिया है। वैसे तो कुछ जनरल से सवाल थे जो स्टूडेंट्स ने उस एरिया के, उनका भी था। मखाना अभी हमने बात की कि इंडिया के संदर्भ में काफी सारी बातें की। इंडिया के बाहर कौन कौन से देश हैं जो मखाना जैसे काम कर रहे हैं, या वहां पे उत्पादन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और वहां पे मखाना पॉप्स के अलावा कोई और नाम से भी जाना जाता है क्या? हाँ,
मैंने शुरू में ही कहा था कि मखाना खास करके आपको इंडिया के बाहर, तो नेपाल में मैंने कहा, बांग्लादेश इसी का पार्ट था, वहां भी हो रहा है। और उधर फिर आपको एशिया के जापान में 1930s के समझते हैं, मैं दर्जन पेपर हैं जो मैं काम कर रहा था, मैं खोज रहा था। कैडोनो करके, यासुरो कैडोनो करके जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने करीब 10 पेपर उनके सीरीज में मखाना के ऊपर आए हुए थे 1930s के। इधर लोग जानते भी नहीं थे उस वक्त में, उस वक्त का काम किया हुआ। उसके बाद कोरिया में मखाना होता है, इसका वाइल्ड पॉपुलेशन। चाइना में होता है, और चाइना का जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है उसमें वहां के जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत ही काफी बहुतायत में यूज होता है। और सुशिन करके वहां के बच्चों के लिए एक औषधि है, पौष्टिक औषधि है, उसमें मखाने का प्रयोग होता है चाइना में। और लेकिन लावा बनने के का जो प्रोसेस है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, चाइना से बहुत बार आती भी नहीं है। रॉ फॉर्म में वहां का जो इंडिजिनस सिस्टम है मेडिसिन का, उसमें बच्चों की पौष्टिक औषधि में मखाने का जो प्रोडक्ट है, खास करके मखाना, रॉ मखाना है, उसका प्रयोग काफी होता है। इसके स्टार्ट पर वहां काफी काम हुए हैं, अदर मेडिसिनल एस्पेक्ट जो है उस पर भी काफी काम हुए हैं। कोरिया से पेपर्स हैं, तो विदेशों में भी, खास करके इन तीनों देशों में, जापान में, चाइना में और आपको कोरिया में, आपको मखाने का वहां है, तो काफी कारोबार है। इन देशों में कौन से नाम से जाना जाता है? वहां भी कौन सा? मतलब मखाना तो हिंदी नाम लगता है, वो भारत के संदर्भ। अच्छा, हाँ, ये ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है, मैं बताता हूँ आपको। मखाना जो है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बाद का प्रश्न, बाद का शब्द है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला अन्न, मैं समझता हूँ कि बहुत पुराना नाम ये नहीं है। ये जिज्ञासा मेरे मन में भी थी और मैंने इसको खोजना शुरू किया, तो इसका नेटिव जो है नाम है भेरुंड। यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको खोज निकाला। एक श्राद्ध चिंतामणि करके वाचस्पति हमारे यहाँ हो गए हैं, उनका ग्रंथ है, उसमें इसको भेरुंड कहा गया है, देसी नाम। और ये मैं समझता हूँ बाद में इसका जो संस्कृताइज्ड फॉर्म है, यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला अन्न, ये है। अपने यहाँ आपको कश्मीर की झीलों में ये होता है। कश्मीर में आपको इसको जुआर कहा जाता है, पंजाबी में और कश्मीरी में जुआर कहा जाता है। उधर आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आपको असम में इसको निखोरी गुटी बोलते हैं, और मणिपुर में चले जाइए, वहां इसको थांगजिंग बोलते हैं। और आप नेट पर यदि गूगल पर खोजेंगे तो मखाना के थांगजिंग के क्विसेंस के विषय में आपको मिलेगा। वहां के लोग मणिपुर के लोग आपको इसका जो रॉ फॉर्म है उसका यूज करते हैं। वहां भी लावा नहीं बनता है। वहां के जो टीचर्स हैं उन लोगों ने मुझे बताया कि ये जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ मिथिला एरिया में भी हम लोग, आपको खास करके मार्च अप्रैल में यंग प्लांट्स होते हैं, और एक प्लांट जो है वो कितनी जगह छेदता है वो आपने देखा, आपको दिखाई पड़ा। तो इसमें बहुत सारे यंग प्लांटलेट्स हैं, उनको उखाड़ करके फेंक देना पड़ता है। और ये इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उससे हम तरह तरह के, आपको फिनोलिक्स होते हैं और भी तरह तरह के कंपाउंड्स होते हैं। तो उस स्टेज में, जिसको हम सिंपली डिस्कार्ड करते हैं, उस स्टेज में भी इससे तरह तरह के आइटम्स, फूड आइटम्स, जो कि हमारे सप्लीमेंट्री फूड आइटम्स हो सकते हैं, उसको हम बना करके रख सकते हैं। इसकी जरूरत है। और नंबर 2 कि नॉर्थ ईस्ट में भी वहां लोग इसका लावा बना दें, क्योंकि लोकटक झील में काफी होता है। और मणिपुर में जो इमा मार्केट है इम्फाल में, जिसको कि महिलाएं चलाती हैं, वहां पर आप मखाने के फ्रूट्स वहां पर बिकते हुए आप उसको देख सकते हैं। नेट पर भी आप इसको खोज सकते हैं, है ना। तो इसके अपने देश में ही आपके डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट, उड़ीसा में इसको कांटा पद्म बोलते हैं, असम में जैसा मैंने कहा आपको निखोरी गुटी बोलते हैं, और चाइना में ओनिबासु, चाइनीज लैंग्वेज में, कोरियन लैंग्वेज में भी, और आपको जापान में भी इसके अपने अपने नाम है। लेकिन सब जगह ये यूरेल फेरोक्स है बोटेनिकली। पहले इसका नाम एनेसलिया स्पाइनोसा था, बट नाउ दैट गॉट कन्वर्टेड। अब वो टेक्सोनॉमिक अपना जार्गन है, उसमें उसका नाम आपको यूरेल फेरोक्स हो गया। फैमिली आपको इसकी ब्रॉड फैमिली निम्फिएसी है, और बाद में लोगों ने फिर निम्फिएसी फैमिली को 3 भागों में बांटा, निम्फिएसी, नेलम्बोनेसी और यूरेलेसी। और इसी यूरेलेसी में ये हमारा यूरेल है और विक्टोरिया है। तो इस तरह से टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में भी ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस वाला प्लांट है। इसमें आपको डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इसको हम लोग यू डाइकॉट कहते हैं। इसमें जो आप फाइब्रस रूट्स देखेंगे, जो कि आपको मोनोकॉट कैरेक्टर है,
और इसमें आप रेटिकुलेट वेनेसन देखेंगे जो कि एक डाइकॉट कैरेक्टर है। इसी तरह से इवोल्यूशनरी इसका काफी सिग्निफिकेंस है इस ग्रुप का, प्लांट के इवोल्यूशन में इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इसको समझने में इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देर आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। और इसका न्यूट्रिशन जो एस्पेक्ट जो है, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट, इसकी मैंने चर्चा की और इस पर काफी काम हो रहा है देश विदेश में सब जगह। ये हार्ट डिजीज में, हार्ट एलिमेंट में ये काफी ये गुणकारी है। और आपको डायबिटीज में आपने एंटी डायबिटिक जो इसका यूज है उसकी भी मैंने चर्चा की। आपको हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन है इसका, तो इस पर काफी काम अभी इन दिनों सब जगह, देश विदेश सब जगह, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में, कोरिया में, जापान में, अमेरिका में, सब जगह इस पर काफी काम अभी हो रहा है। और ये हेल्थ टॉनिक है, इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। तो ये यही इसका सिग्निफिकेंस है एंड इट हैज कम टू लाइमलाइट मोर पार्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड टाइम फॉर इट्स इम्यूनो बूस्टिंग प्रॉपर्टी। जी सर, जी सर। एक आखिरी सवाल था, अगर हम मखाना के पूरे प्रोडक्शन साइकिल को बात करें, लाइक प्री कल्टीवेशन, कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, तो अब आपने मशीनों की बात की, पहले तो इस पूरे प्रोसेस में कहाँ मशीनों का आविष्कार ऑलरेडी हो चुका है और कौन से प्रोसेस में अभी भी मैनुअली सारी चीजें हो रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो कोई भी इंटरवेंशन पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं हम रुक नहीं जाएंगे, रुकना है भी नहीं। जब आप पर इस नेशनल रिसर्च सेंटर खुल गया इसका आईसीआर सेटअप में और इसका प्रोडक्शन बढ़ाने का मैंडेट है, तो इस हालत में आपको मैकेनिकल इंटरवेंशन होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो मशीन है वो छोटे किसानों के लिए उतना एफोर्डेबल नहीं है, लेकिन सब जगह आपको जरूरत है। और खास करके जैसे मान लीजिए इसका हार्वेस्ट ही है, बहुत ही आर्डुअस प्रोसेस है। आपको 3-3, 4-4 मिनट गोता लगा करके हमारे जो मछुआरे भाई हैं पानी में गोता लगाते हैं और वर्चुअली झाड़ू से उसको स्वीप करते हैं और फिर तब उस सीड को आपको नाव पर रख करके, और बांस का बना हुआ जो गाज है, बांस का बना हुआ औका है, गाज को तो सिंगली ऑपरेट करते हैं बैम्बू का, और औका जो है उसको कम से कम 3 मछुआरे ऑपरेट करते हैं एक साथ, और सीड को लाते हैं नाव पर रख करके, फिर उसको किनारे में लाते हैं। वहां फिर उसके बाद फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। उसका लावा बनाने से पहले उसको 2 बार आपको भूनना पड़ता है, टेम्परेचर उसका अपना डिफाइंड है। उसके बाद तो वहां जरूरत है इसका जो हार्वेस्ट है उसमें भी मैकेनिकल इंटरवेंशन लोगों ने किया है। करंट साइंस में खादाकर हैं, उनका पेपर छपा है कि उस स्टेज में हम जो आपको ये सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर दें, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली लोग उसको अडॉप्ट कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने करंट साइंस में इस तरह का पेपर निकाला कि लोग यदि कर रहे हैं तो इसको लेस कम्बरसम, लेस आर्डुअस आपको बनाया जा सकता है इसके हार्वेस्ट के प्रोसेस को। और पोस्ट हार्वेस्ट के लिए तो मशीन ही बनाई गई है, सीफेक्ट से वहां हो रहा है। वहां लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ से सीट ले जा करके वहीं लावा बनाते हैं और वहीं से जहां जहां उनको भेजना है वो भेज रहे हैं। और लावा बनाने के बाद अब हम समझते हैं कि पिछले 2-3 साल में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स तरह तरह के टेस्ट, तरह तरह के ये डेलिकेसीज आपको मखाना का बना रहे हैं। एंड देयर इज फ्लडिंग, टाइप ऑफ फ्लडिंग इज देयर विजिबल। और खास करके बहुत सारे इसके स्टॉल्स अंडर गवर्नमेंट सेटअप अभी दरभंगा में 2 महीने पहले कलेक्ट्रेट में दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इंटरवेंशन से वहां खुला है, लोग वहां जाकर के मखाना ले सकते हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट भी हो गया है, वहां से भी इसकी सप्लाई हो रही है, पटना से सप्लाई हो रही है। पहले ये स्थिति थी, आज से 10 साल पहले की बात है, कि जब वो बड़े बड़े जो होटल वगैरह डिमांड करते थे कि आप अनहिंड्रेड सप्लाई इंश्योर कीजिए, आप जब जितना डिमांड होगा, जितनी मात्रा में होगा, जब होगा आप इसको दे सकिएगा। तो कोई भी नोबडी केम फॉरवर्ड कि हम ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि हम देंगे ही, तो उनके मेनूज में ये डाला नहीं जाता था। लेकिन अब ये बात नहीं है, अब सब जगह, अब G20 की बात आपने देखी, और सब जगह जहां कहीं भी संभव है, गोरखपुर महोत्सव की बात आपने देखी, जहां कहीं भी ये संभव है, फूड हमारे जो प्रगति मैदान में जो हमारे फूड से रिलेटेड जो हमारा एक्सपो वगैरह लगता है, तो यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मखाना नेचुरल्स आपको खास करके वो करते हैं, MBA मखाना वाला है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां जाते हैं, अपना स्टॉल लगाते हैं और इसको पॉपुलराइज कर चुके हैं। बहुत सारे लोग है, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। दो जल्दी से सवाल हैं। एक तो आपने बोला कि मखाना अपने इम्यून
कैपेसिटी से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनमें काफी लाभदायक है। कोरोना कोरोना के बारे में आपने बात करी, तो ऐसे और कौन कौन से डिजीजेज होंगे जिसमें इसका फायदा उठाया जा सकता है, इसके थ्रू इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो है और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज जो है उसको यूज किया जा सकता है? ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, वहां अंजू पुरी है, आज से 3 दशक पहले उन्होंने पहली बार इम्यूनोरल कैपेसिटी के बारे में मखाने में पता लगाया कि ये इससे हमारी इम्यून कैपेसिटी बूस्टअप होती है, जिसके चलते रोगों का आक्रमण कब होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। जब हमारा इम्यून सिस्टम काम करे तो बहुत सारे रोगों को हम रोक लेते हैं। और मखाने में हार्ट एलिमेंट्स के खिलाफ आपने देखा, इसका जो सीड कोट है उसको हिस्टोप्रोटेक्टिव है, आपको बहुत प्रोनोमिस्ट इसका इफेक्ट है, डायबिटीज में इफेक्ट है, आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये सारी बातें अब पता चली हैं लोगों को। अच्छा। और तरह तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खास करके इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इसमें जो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इसमें तरह तरह के फिनोलिक्स हैं। तो हम लावा, बाकी दुनिया तो इसको केवल लावा के रूप में जानती है, लेकिन इसके प्लांट्स के जो अदर जो वेरिड यूसेज हैं, खास करके आपको मणिपुर का हमने आपको उदाहरण दिया, तो वहां पर तो इसके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। वहां के जो मैतेई लोग हैं, आपको लोकटक झील से, बाजार से, इमा मार्केट से खरीद करके इसका आपको पूरे प्लांट, पूरे पार्ट का, फ्रूट के पूरे पार्ट का आप उसको रोस्ट करते हैं, मछली के साथ आपको उसका डिश बनाते हैं। तो ये आपको इस तरह का भी यूज को हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए लार्ज स्केल पर, न केवल लाभा बल्कि यंग स्टेज में भी हम प्लांट्स को जब हम सिंपली डिस्कार्ड करते हैं तो उस स्टेज में भी हम इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जो कि हमें ट्राई करना चाहिए। एक आखिरी सवाल था सर, अब हमने 75% सब्सिडी की बात करी जो बिहार गवर्नमेंट दे रही है मखाना के उत्पाद के लिए, तो ये क्या कुछ फिक्स्ड जो जिले हैं उन पे ही लागू होता है या पूरे बिहार के लिए ये है? और बिहार गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है किसानों को? क्वेश्चन करें, फिर से करें। सर, हमने सब्सिडी की बात की थी कि 75% सब्सिडी दे रही है बिहार गवर्नमेंट, तो ये क्या कुछ सीमित जिलों पे ही केंद्रित है या फिर पूरे बिहार के लिए एप्लीकेबल है? और अभी तो इसको शुरू ही किया गया है ना, लेकिन उसके अंतर्गत जो है इन्वेस्टमेंट, खास करके एलोकेशन जो है वो उसको और ज्यादा ब्रॉड करने की जरूरत है कि जो भी इच्छुक हैं, जहां भी इच्छुक हैं, सरकार है भी लगी हुई इसके लिए, लेकिन इसको और ब्रॉडन करने की जरूरत है। तो सब्सिडी के अलावा बिहार गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट मिल रहा है इस पूरे प्रोसेस में? एक तो पहले हुआ कि लोग प्रमोट करें, कल्टीवेशन की तरफ ये हो। दूसरी बात है कि अभी जैसे है कि हम हर खेत को पानी, बिहार सरकार का मोटो है, 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप बिहार सरकार ने किया है, अभी राष्ट्रपति से इसका करवाया है, तो उसमें है मोटो है कि हम हर खेत को पानी देंगे। और मैंने बताया कि सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर इसमें पानी है, और फसलें कम पानी में भी चल जाएंगी, लेकिन मखाना बिना पानी के कैसे जली हुई थी फसल, मैंने आपको दिखाया है वर्चुअली चार्ट, लीव्स गॉट वर्चुअली चार्ट। तो ये बहुत ही शोचनीय और दारुण स्थिति होती है। तो कम से कम 1.5 फीट 2 फीट पानी भी उपलब्ध हो, क्योंकि पहले 5 फीट 4 फीट से कम पानी में दरभंगा मधुबनी तो कम से कम लोग नहीं करते थे, यहाँ पोखरों में करते थे। कोसी एरिया में जहाँ पानी का जो है जोन, वाटर लेवल ज्यादा है, अभी भी है, सब पहले भी था कोसी जोन में, तो वहां लोग बांस बोरिंग से इसकी खेती कर लेते थे, केवल एक बांस की बोरिंग से करते थे। तो वहां ये उतना कॉस्टलियर नहीं था जितना कि दरभंगा मधुबनी में था। लेकिन अब दरभंगा मधुबनी में भी किसान खुद आपको ये क्या कहते हैं 1.5 फीट 2 फीट पानी में कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्लाइड दिखाया है। तो जब ये हाई लार्ज स्केल पर ये अडॉप्ट कर रहे हैं टू मीट द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट रेसिलियंस, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि यदि हर खेत को पानी देने का जो बिहार गवर्नमेंट का मोटो है वो यदि इम्प्लीमेंट हो जाता है और इंश्योर किया जाता है कि हम मखाना को भी सप्लाई कर देंगे पानी, तो नेचुरली इसका प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है और आगे बढ़े और भी आगे बढ़ेगा। और जिन एरियाज में वाटर लॉगिंग है परंपरागत रूप से, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में और मखाने की खेती नहीं होती है, वहां भी इसको बहुत बड़े स्तर पर ट्राई करने की जरूरत है। यहाँ जो एनआरसी मखाना है, या फिर आपको पूर्णिया का जो है, मैं कई जगह दर्जनों बार मैं गया हूँ, वहां के किसान यहाँ आए हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली है। और अभी मैंने आपको धमतरी का केस बताया, उसका आपको फोटो भी हमने दिखाया, स्लाइड भी दिखाया, किस तरह से धमतरी के केवीके में वहां डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है और किसान, वहां भी वाटर लॉगिंग काफी होती है। डीप वाटर पैडी का वो भी इलाका है। तो जहां जहां डीप वाटर पैडी का इलाका है ना, वाटर लॉगिंग होती है,
सब जगह इसको शुरू किया जाए, लार्ज स्केल पर शुरू किया जाए। शुरू में हो सकता है 1-2 साल उतना प्रोडक्शन ना हो, लेकिन इसको रोका भी नहीं जा सकता है। इट विल टेक इट्स शेप, इट विल टेक इट्स प्लेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दानिश मसरूर जी, आपका कोई जी। सवाल हो तो? नहीं, सवाल तो नहीं, एक छोटा सा यानी ये कर लें कि आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर विद्यानाथ झा सर से मखाना के, बिहार में मखाना के उत्पादन के बारे में। तो देख लें कि लगभग बिहार के 35,000 हेक्टेयर भूमि पर मखाना का उत्पादन हो रहा है और लगभग 7,35,000 मीट्रिक टन मखाना का उत्पादन भी होता है। और जिसमें जैसा कि सर से मैंने कहा था कि कॉस्ट, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है वो पर हेक्टेयर लगभग 45,000 रुपए का है। और यानी सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करें तो मार्केट वैल्यू उस पे 54,000 की है। तो अगर कुछ चीजें ऐसी है जो देखें, अगर छोटे लोकल फार्मर्स की बात करें, सर ने कहा कि मशीन की उत्पादन बड़े यानी बल्क में जो है उसके लिए हो रही है, पॉपिंग के लिए। तो अभी भी अगर मेरी समझ जहां तक है कि छोटे किसानों के लेवल पे, जैसे वो जहां प्रोसेसिंग कर रहे थे सीड्स की, उसको भूंजने का काम कर रहे थे, वो इट विल बी मच मोर टाइम टेकिंग। तो अगर वहां कुछ मेहनत की जाए कि छोटे मशीन छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए, स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, तो हो सकता है कि इसका बहुत आसान भी हो जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि स्पाइनलेस अगर स्पेसीज इसकी डेवलप कर दी जाती है तो ये और ज्यादा इसका बेहतर मार्केट बढ़ सकता है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यूनिटी और हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकारते हुए अपना कीमती समय मखाना की चर्चा पर हमको दिया है। और कोशिश करेंगे कि हम मखाना के उत्पादन की जानकारी आगे भी हमारे किसानों को, हमारे मगध क्षेत्र के किसानों को और बिहार के किसानों को मुहैया कराते रहे। हमारे यहाँ एनआरसी में हमारे साइंटिस्ट हैं, काफी साइंटिस्ट हैं यहाँ पर। आई.एस. सिंह जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, जाना साहब हैं, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं। तो जी जी, उन लोगों के विषय डॉक्टर पर जनार्दन सर भी हैं। जनार्दन जी पहले थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे। जी जी, उसके बाद आपको बीके गुप्ता थे, बीके झा थे। सब लोग अभी भी मखाने में लगे हुए हैं। पूर्णिया में अनिल कुमार जी हैं, ही इज द की पर्सन। और अभी मैं समझता हूँ कि फरवरी से मार्च तक एक मखाना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करवा रहे हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। एनआरसी में भी तैयारी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ती चली जा रही है। और जहां कहीं भी थोड़ी भी संभावना है, मैं इस बार गया था आपको ये मधेपुरा बाई ट्रेन, ये जो ट्रेन चली है दरभंगा से सहरसा के लिए, 2-3 बार जाती है, वो हर स्टेशन पर रुकती है। मैंने देखा, मुझे थोड़ा हर्ष भी हुआ कि आपको ईस्ट ऑफ ईस्टर्न एम्बैंकमेंट, आपको झंझारपुर से आगे आपको घोघडिया और निर्मली के बाद जब ट्रेन मुड़ती है, आपको उधर जाती है सुपौल होते हुए, फिर आपको सहरसा तक जाती है। तो ईस्ट ऑफ ईस्टर्न एम्बैंकमेंट मतलब पश्चिमी पूर्वी जो तटबंध है कोसी का, उसके पूरब। वही बात फिर वेस्ट ऑफ वेस्टर्न एम्बैंकमेंट। ये जो वाटर लॉगिंग बहुत प्रोनाउंस्ड होती है, क्योंकि ये भी एक इशू है कि तटबंध बन जाने के बाद पानी का बहुत लार्ज स्केल वाटर लॉगिंग होती है दोनों तरफ, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है रास्ता नदियों का। तो वो उन एरियाज में आपको मखाने के साथ साथ आपका जो इसको बोलते हैं अरुआ बोलते हैं, आपको खासकर कोलोकेशिया, एक बहुत ही एक्सटेंसिव कल्टीवेशन आपका है वहां उस इलाके में। और आपको इधर आप चले जाइए, मुझे वहां जाना था, गुवाहाटी जाना था, तो मैंने देखा कोसी में कुर्सेला के बाद वहां से लेकर के किशनगंज तक रेलवे लाइन की दोनों तरफ आपको गर्मा क्या कहते हैं, ये मक्का था, गर्मा धान था और मखाना था। एक्सटेंसिव खेती लोग कर रहे हैं अपने लेवल पर कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी स्कोप है, जो भी फैसिलिटी है, व्हाट्सएवर फैसिलिटी इज देयर, तो किसान पीछे नहीं हट रहे हैं, एक एक इंच जमीन का उपयोग कर रहे हैं। और सरकार भी प्रमोट करने में लगी हुई है। मखाने का समय अब आ गया है, अभी तक बहुत छुपा हुआ क्रॉप था, लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोगों ने इसका समझा है, इसकी प्रॉपर्टी को समझा है, इसकी पोटेंशियलिटी को समझा है, और लोग इसको आ रहे हैं इस फील्ड में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विद्या सर का, आपने काफी सारी जानकारियां दी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं आशा करता हूं हमारे दर्शकों ने भी इस पूरे संवाद से
काफी कुछ सीखा होगा। इन चीजों से सीखकर आगे मखाना को कैसे अपने जो खेती की प्रैक्टिसेस है उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यूनिटी का भी मोटिव रहेगा आगे कि इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है साउथ बिहार में, और बाकी जो नॉर्थ बिहार में जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस अभी चल रहे हैं मखाना को लेके, उनसे हम कैसे सीख सकते हैं, वहां पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यूनिटी इस पे जरूर विचार करेगी। तो विद्या सर का बहुत मैं बहुत एक इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ। जी ये देखिए हमारे यहाँ किस तरह से हमारे जो हमारा जो जीवन क्रम है, जीवन चर्चा है, उसके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। मैं मिथिला क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर एक परिपाटी है, खास करके आपको एक कोजागरा पर्व होता है आश्विन पूर्णिमा को। ये दशहरा जो होता है उसके 5 दिन बाद उसको, वो आश्विन पूर्णिमा को, और उस दिन कोजागरा पर्व इस इलाके में होता है तो पूरे देश में कोजागरा, लेकिन इस इलाके में कोजागरा पर्व के साथ मखाना जुड़ा हुआ है। बिना मखाना के कोजागरा पर्व की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सर आपका आपका वो म्यूट पे चला गया। हाँ, में पूरे गांव में उसको बांटा जाता है, मखाने की खीर बनाई जाती है। और अभी मैं लगा हुआ हूँ, मैंने बीएचयू के जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर राधा चौबे जी हैं, एक कॉन्फ्रेंस में उनसे भेंट हुई थी। इसी तरह का एनिमल एक्सपेरिमेंट वो करती हैं इस तरह के। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो पिछले 6 महीने से वो फीडिंग ट्रायल करा करके ये लगी हुई हैं कि इसमें जो इसकी जो स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टी है, अफ्रोडिसियाक प्रॉपर्टी है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में इसका मेजर रोल है, और बहुत इंकरेजिंग रिजल्ट्स उनके आए हैं। और आयुर्वेद में भी इस बात की चर्चा है कि इसमें प्रजास्थापक, मतलब फर्टिलिटी सिंबल है, ये फर्टिलिटी का इंड्यूस करता है। तो मखाने में जो आयुर्वेद में जो चर्चा है कि इसमें प्रजास्थापक गुण है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल, सो मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, बैकिंग होना चाहिए, और बहुत जल्द ही उस रिजल्ट को भी हम लोग पब्लिश करेंगे, वहां से जो आ रहा है इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। और ये भी सिद्ध हो जाएगा, तो जहां पर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, खास करके जिन देशों में जहां ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, वहां तो वो लोग इसको यूज कर रहे हैं, और जहां इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो भी बहुत प्रोनाउंस्ड, तो इसका इफेक्ट तो देखने में आया है, वो भी सब्सटेंशिएट हो जाएगा। और उसके डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, तो सब जगह एनआरसी में, पूर्णिया में, सब जगह लोग काम तो कर ही रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर का। जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक स्टूडेंट ने तो टिश्यू कल्चर इस पर किया है, खास करके जामिया हमदर्द में। और चूंकि ये भी है कि जब हम लार्ज स्केल इसका कल्टीवेशन करेंगे तो इसके सीड्स हम मुहैया करा दें, तो टिश्यू कल्चर भी सक्सेसफुली किया गया है। आज मैं समझता हूँ कई दशकों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में HY मोहन राम थे, वो लगे हुए थे, टिश्यू कल्चर सक्सेसफुल हो नहीं रहा था, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट रमेश कुमार ने जामिया हमदर्द की लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर सक्सेसफुली किया है। इसीलिए जब लार्ज स्केल इसकी डिमांड होगी, बढ़ेगी, तो हम टिश्यू कल्चर के थ्रू, जैसे आपको बांस में हो रहा है, सप्लाई कर रहे हैं लोग, जैसे केला में कर रहे हैं, तो मखाने में भी ये करना संभव होगा। जी अब कार्यक्रम को क्लोज करना पड़ेगा। हम जी धन्यवाद। ऊपर से समय से हम ज्यादा चल रहे हैं। चलिए धन्यवाद फिर से यूनिटी का भी और डॉक्टर विद्यानाथ झा सर का भी मेरी तरफ से कि उन्होंने अपना समय दिया, और यूनिटी ने किसानों के बारे में इतना संवेदनशील है कि अक्सर वो किसानों के लिए सोचती रहती है। धन्यवाद। कितने लोग जुड़े? हमारे कितने लोग जुड़े टोटल? सर वो लाइव प्रोग्राम था, फेसबुक और यूट्यूब लाइव प्रोग्राम था, तो जूम पे हमने लोगों को जोड़ नहीं रखा था। जी तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे यूनिटी के फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारे ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। इस लाइव टेलीकास्ट के खत्म होने के बाद हम अगले दिन कोशिश करेंगे इसको अपलोड करने का। तो फेसबुक पे फॉलो करें हमें, यूट्यूब पे फॉलो करें। हम ऐसे कार्यक्रम और लेके आते रहेंगे। अगर आपके पास कोई कार्यक्रम का सुझाव है तो भी हमें आप डायरेक्टली फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इस लाइव टेलीकास्ट पे कमेंट कर सकते हैं। 2 विशेष अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सारे दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने हमारे साथ जुड़ा, काफी इंटरेस्टिंग सवाल लेके आए। मैं आशा करता हूं इस पूरे टेलीकास्ट से आपने कुछ सीखा होगा। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है।
मैं बिहार का हूँ, वहीं उधर आसपास के एरिया से पला बड़ा हूँ, लेकिन इतनी जानकारी मुझे कभी नहीं थी कि मखाना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर हम उसको अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस में नॉर्मली इंक्लूड करें तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इस लाइव टेलीकास्ट को क्लोज करता हूँ।